हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वायर यूपीएससी। और आज हम देखेंगे 25 जुलाई का न्यूज़ और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या हैं। ठीक है, तो वेलकम टू वायर यूपीएससी। ठीक है, हमारा जो टैगलाइन है वो है स्टडी रेलेवेंट स्टडी हार्ड। ठीक है, स्टडी रेलेवेंट मतलब जो रेलेवेंट है वही पढ़ो आप। ठीक है, यानी कि फालतू का चीज़ पढ़ो। ठीक है, फालतू का एनसीईआरटी उठा लो, हर एक एनसीईआरटी ज़रूरी नहीं है यूपीएससी के लिए। ठीक है ना, कोई बुक उठाओ आप तो जो है, जो इरेलीवेंट चीज़ पढ़ने लगो। ठीक है, जैसे मान लो कि आप पढ़ रहे हो प्रीलिम्स के लिए, आप जो है योजना पढ़ने लगे, है ना। योजना पढ़ने लगे प्रीलिम्स के लिए, आप इंडिया ईयर बुक पढ़ने लगे। ठीक है, तो ये सब इरेलीवेंट है। ठीक है, जो रेलेवेंट है वही पढ़ना है। और स्टडी हार्ड मतलब आप ट्रिक और मैराथन के पीछे ना जाओ। मेरा सजेशन ये रहेगा, मैराथन मैराथन क्या होता है? वो जो है, वो एक छोटे टाइम पे, क्या आपको लगता है कि पूरा बुक आपको आ जाएगा? वो पढ़ाने के लिए तो पढ़ा दिया है आदमी ने, लेकिन आप उसको याद रख पाओगे? आप ग्रैस्प कर पाओगे उसको? ठीक है, और ट्रिक्स जो होता है, ट्रिक्स जो होता है कि ये अगर सही है, ये वर्ड दिया हुआ है तो ये कर लो, ये वर्ड, ये सब नहीं करना है। ठीक है, पढ़ना है पूरे मेहनत से। ठीक है, जब आप मेहनत करना जान जाओगे तो आप स्मार्ट स्टडी खुद ही करने लगोगे। ठीक है, तो मेहनत पहले, स्मार्ट स्टडी बाद में। ठीक है, तो स्टडी हार्ड। ठीक है, पहला जो दुखद न्यूज़ यही है कि 18 लोग जो है नेपाल में त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट काठमांडू में, ठीक है, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है। ठीक है, जो फ्लाइट था वो, उसका एक्सीडेंट हो गया है। तो बस यही एक न्यूज़ था। ठीक है, हेडलाइन यही था एक्चुअली। दूसरा न्यूज़ है कि बिहार असेंबली पासेस बिल टू कर्ब पेपर लीक्स इन गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स। ठीक है, आप देखिए इस पे बहुत डिबेटेबल है, बिहार का तो बहुत डिबेटेबल है कि ये बिल। ठीक है, पहला तो है, देखिए कि अगर कोई आदमी पर्सन अगर जो है कोई ऐसा करता है पेपर लीक, तो उसको सज़ा कितना मिल रहा है? 3 से 5 साल और 10 लाख का फाइन। ठीक है, वहीं ये देखिए गवर्नमेंट, ये अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ना, किसी प्राइवेट कंपनी को देती है कि आप हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराओ। ठीक है, और अगर इस ये प्राइवेट कंपनी के होते हुए पेपर लीक हो जाता है तो इसको कितना का फाइन है? इसको 5 से 10 साल का फाइन, 5 से 10 साल का सज़ा है। ठीक है, 1 करोड़ का फाइन है, और अगले 4 साल में इनको कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिलेगा, ये इनका प्रावधान है। ठीक है, अब ये कंट्रोवर्शियल क्यों है? क्योंकि इससे अच्छा तो झारखंड का 2023 का बिल है। झारखंड का 2023 का बिल है, वो क्या कहती है? वो सीधा उम्र कैद देती, वो बोल रही है कि सीधा उम्र, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, सीधा उम्र कैद। और कितना का फाइन? 10 करोड़ का फाइन। तो किसी का जो है ना रूह कांप जाए अब। ठीक है, अब ये तो 2023 से ही लागू कर दी गई है झारखंड में। ठीक है, तो इसका बहुत सारा क्रिटिसिज्म है, आप दोनों जान लिया आपने। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चों का ज़िंदगी बर्बाद हो गया पेपर लीक में, छोटे एग्जाम्स का। होपफुली आगे ऐसा ना हो। अगला जो ये न्यूज़ है कि बजट 2024 लॉन्ग ऑन इंटेंट शॉर्ट ऑन डिटेल्स, तो ये जो है ना, ये दरअसल एडिटोरियल है। ठीक है, ये व्यूज़ जो है वो पर्सनल है। ठीक है, ये एडिटोरियल में कहा, क्या कहा गया है? ठीक है, ये देखिए, ये बताया गया है कि जो बजट है ना, वो जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें आप ऐसे समझो और डिटेल्स में इसकी कमी है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जो हम चलिए देखते हैं कि इनका कहना क्या है। ठीक है, कि ये देखिए, पहला तो इनका, ये इनकी तारीफ इन्होंने की है कि फिजिकल डिफिशिएंट जो है ना 4.9% रखा है। ठीक है, और पिछले बार जो 5.1% है, तो ये तारीफ की बात है। ठीक है, और ये उम्मीद भी किया जा रहा है कि 4.5% जो है जीडीपी का अगले साल 2026 में, उसके अगले साल सॉरी, रहेगा। ठीक है, और दूसरी बात क्या कह रही है कि बजट हैज़ गॉन अप ओनली मार्जिनली, मतलब एक्सपेंडिचर जो है ना वो, मतलब उतन पिछले के बार के मुकाबले ही है, कुछ एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस बार, क्योंकि इलेक्शन, ये जो इलेक्शन है लोकसभा का, ठीक है ना, वो तो चेंजेस आया है। ठीक है ना, तो एक इंटेंट दिखाना होता है सरकार को कि हमारे थिंकिंग ऐसा है। तो कुछ कुछ बहुत ही बड़ा, बहुत ही एम्बिशियस कुछ भी नहीं दिखाया गया है, वही पुराना चल रहा है। ठीक है, ये बोला गया है। ठीक है, ये देखो, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स मोर और लेस अनचेंज। ठीक है, तो सेम रहा है लगभग। और दूसरा बात ये कह रही है कि
ये जो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है वही बात होती है। देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस ग्रांट इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, ठीक है, वो भी कम है पिछले बार से। कैपिटल एक्सपेंडिचर आप क्या मतलब समझ रहे हो ना, जो कैप एक्सपेंडिचर मान लो कि जो गवर्नमेंट का जो है इनकम रेवेन्यू बढ़ा है, वो एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है। मान लो गवर्नमेंट ने एक कोई भेल लगा दिया, ठीक है, कोई फैक्ट्री लगा दी, ठीक है, पीएसयू लगा दिया या रोड बना दिया, ठीक है, तो ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में नहीं आता है कि किसी को पेंशन देने के लिए, सैलरी देने के लिए यूज़ कर रही है, ये कम है, ठीक है, ये बोल रही है। अगला ये बोल रही है कि गवर्नमेंट जो है ना वो सिर्फ ये इन्होंने जो कम किया है 17,500 का डिस्पोजेबल इनकम दिया है लोगों, मतलब सैलरीड पर्सन को, मतलब कम 17,500 बच जाएगा उनका, ठीक है ना। तो 17,500 बच जाएगा, तो ये जो है ना, ये इंडियन मार्केट डिमांड बढ़ाने के लिए अच्छा किया है, ये बोल रही है, ठीक है। और अगला जो कह रही हैं क्या कह रही है स्कीम, ये क्या कह रही है एडिटोरियल, सॉरी, द डायरेक्ट थ्रस्ट चैनलिंग फंड्स फॉर द फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज विद कमेंसेबल बेनिफिट टू कंपनीज। तो ये कह रही हैं, देखिए क्या, ठीक है, ये क्या कह रही है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, एम्प्लॉयर को सारा बेनिफिट दे रही है, ठीक है ना। आपने देखा 5 स्कीम्स जो हैं, वो मैं डिटेल वीडियो उस पर बना दूंगा, ठीक है, आगे चल के, ठीक है। तो ये जो है ना एम्प्लॉय को बेनिफिट नहीं कर रही है, एम्प्लॉयर को कर रही है, ठीक है। और एम्प्लॉयर को आप बेनिफिट दे रहे हो, मान लो 3,000 रुपये, ठीक है, और 15,000 रुपये एक साल में या ये 3 साल में देने के लिए, ठीक है। तो ये एम्प्लॉय को तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो एम्प्लॉय की स्किल बढ़ाने पे और उसको जो है चैलेंजेस को, जो टेक्नोलॉजिकल आगे के चैलेंजेस आने वाले हैं उसको तो आप जो है मतलब स्किल नहीं दे रहे हो उससे लड़ने के लिए, ठीक है, ये कह रही हैं। और दूसरी बात ये कह रही हैं कि एमएसएमई के लिए भी ज़्यादा कुछ किया नहीं गया है, ठीक है। अब जैसे कि ये मैं ये बता दूं कि ये जो एमएसएमई जो लोन लेती है, मुद्रा मुद्रा लोन, ठीक है, 10 लाख का था पहले, ठीक है, अब 20 लाख का हो गया है, ठीक है। अब सुनने में तो अच्छा लग रहा है 20 लाख का हो गया है, लेकिन 20 लाख किसके लिए हुआ है, जिसने पहले 10 लाख लिया था वो टाइम से भरा है, ठीक है। तो उसके लिए 20 लाख बढ़ा बढ़ा दिए गए हैं। चलो ये अच्छी बात है, कुछ तो अच्छा किया है, ठीक है। तो ये सारी ये था इस एडिटोरियल में, और कुछ नहीं, क्रिटिसिज्म था, कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, ठीक है। अगला जो एडिटोरियल है वो ये है कि आउटलाइनिंग अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, की अर्बन एरियाज़ को डेवलप करने के लिए इस बजट में क्या था, ठीक है। और ये जो है सही ट्रैक पे है कि नहीं, आप देखो डाटा देख लो, डाटा आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है, कि 50 करोड़ लोग जो है अर्बन एरियाज में रहते हैं, ठीक है, और 36% है वो इंडिया के, ठीक है, 36% हैं वो इंडिया के पॉपुलेशन के, ठीक है, तो बहुत बड़ा है, ठीक है। और ये जो आर्टिकल है ये बोल रही है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, ठीक है, और ये सरकार ने इस बार क्या क्या किया है, ठीक है। तो पहला तो है कि जो अर्बन एरिया को डेवलप करने में, जैसे ट्रांजिट है, ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, ये जो इंदिरा आवास है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, ठीक है, तो वो सब को इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार जो है एक वायबिलिटी गैप फंड भी स्कीम भी लेके आई है, वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम, ठीक है। अब वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होता है, ठीक है, मान लो कि एक मेट्रो चालू होने वाली है, ठीक है, एक शहर में, ठीक है, और प्राइवेट कंपनी बनाएगी इसको, ठीक है, प्राइवेट कंपनी बनाएगी मान लो इसको, ठीक है, कोई सरकारी कंपनी नहीं, ठीक है। तो वो उसने एस्टिमेट किया ना कि ये टोटल कॉस्ट तो है इस प्रोजेक्ट का है 30,000 करोड़, ठीक है, 30,000 करोड़, ठीक है। और हमें जो है ना प्रॉफिट जो होगा वो होगा सिर्फ 28,000 करोड़, ठीक है। तो अब वायबिलिटी गैप फंड क्या कहती है, स्कीम क्या कहती है कि सरकार क्या बोल रही है ना कि ठीक है आप बनाओ ना इसको, हम आपको 2,000 करोड़ दे देंगे, आपका नुकसान नहीं होगा। तो ये होता है वायबिलिटी गैप फंड, ठीक है। वैसे ही यही सारी बातें हैं, ठीक है ना। ये बोल रही हैं कि स्मार्ट सिटीज़ में इस बार का बजट जो है कम, जो कम कर दिया है, ठीक है, 24,100 करोड़ ही रखा है, ठीक है, ये एक क्रिटिसिज्म है, ठीक है। एक्सपेंडिचर जो है
ठीक है। और ये कैपेक्स मतलब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर 11,11,000 का है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में तो ये अच्छी बात है। ठीक है, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है इस पे ध्यान देना चाहिए। आपको पता है शहरों में कितना डंप यार्ड रहता है। ठीक है, कितना डंप यार्ड रहता है, तो ये बोल रहे हैं कि हम इसमें भी वाइबिलिटी गैप फंड लेके आएंगे और इस एरिया में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में ये इंदौर जो है ना वो अच्छा कर रहा है, तो हम उससे जो है सीखेंगे कुछ। ठीक है, बस यही है, इसमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये सिटी प्लानिंग पे बात की गई है बस, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे। ठीक है, और कितना कितना बजट मिला है सरकार के द्वारा, ठीक है, इस अर्बन एरियाज़ के लिए, तो वो है इसमें बस, और कुछ नहीं। ठीक है। अगला जो हम देख रहे हैं वो ये है कि अ बजट दैट प्लेसेस हेल्थ ऑन द मार्जिन्स, तो मतलब हेल्थ सेक्टर के लिए जो ज़्यादा कुछ नहीं किया गया है। ठीक है, एक तो HPV वैक्सीनेशन टू गर्ल्स, ये जो है दिया जाने वाला है। ठीक है, इस बजट में बोला गया है HPV वैक्सीनेशन किसके लिए होता है, सर्विकल जो होता है, सर्विकल डिजीज़ होता है। ठीक है, सर्विकल कैंसर उसके लिए होता है। ठीक है, और दूसरा है कि UVIN। ठीक है, UVIN जो है ये है प्रोग्राम फॉर इम्प्रूविंग कवरेज ऑफ रूटीन इम्यूनाइजेशन। ठीक है, मतलब जो बच्चों को जो टीका लगता है, महिलाओं को टीका लगता है, ठीक है ना, तो उसके लिए है ये। तो ये दो इसकी ये इस बार जो है बोला गया है ये बजट में। ठीक है, और जन आरोग्य, ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य है, ठीक है, मतलब ये आयुष्मान भारत। ठीक है, तो इसमें जो है ज़्यादा जो बजट नहीं मिला है और ना ही कवरेज इंक्रीज करने की कोशिश की गई है। जैसे अभी हमें हमारे देखिए, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का टारगेट कब तक का है, 2030 का। ठीक है, और टीबी एलिमिनेट करने का कितना है टारगेट, 2025 का, मतलब अगले साल ही। तो बोलते हैं कि ये दोनों बहुत ही एम्बिशियस हो जाएगा, बजट अच्छे से अलॉट नहीं किया गया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात ये कहते हैं कि एस्टिमेट बजटरी एस्टिमेट देखना चाहिए एक साल से पिछले साल तक का। ठीक है, बजटरी एस्टिमेट देखना चाहिए एक साल से पिछले साल का, रिवाइज्ड एस्टिमेट नहीं देखना चाहिए। ठीक है, तभी पता चलेगा कि कितना पिछले बार से इस साल कितना बजट जो है बढ़ा है। ठीक है, अब ये कहने का क्या मतलब, देखिए रिवाइज्ड एस्टिमेट क्या होता है ना, रिवाइज एस्टिमेट होता है कि बजट अलॉट किया गया था तो स्पेंड कितना किया गया है ना, वो होता है रिवाइज एस्टिमेट। मान लीजिए 100 रुपये अलॉट हुआ था। ठीक है, और खर्चा हुआ 80 रुपये, तो 20 रुपये बच गया, 20 रुपये बच गया, 20 रुपये बच गया। ठीक है, अब 20 रुपये बच गया, तो अब हम इस साल मैं ये कहूँगा कि मैं 160 रुपये बजट दे रहा हूँ। ठीक है, 160 रुपये बजट दे रहा हूँ मैं इस बार। ठीक है, हेल्थ को। तो अब 80 का 160 कितना हो गया, 200% है। तो 200% ग्रोथ हो गया, मतलब ठीक है, 100% ग्रोथ। ठीक है, 100% ग्रोथ हो गया। तो अब ये जो बोल रहे हैं आर्टिकल, ये कह रहे हैं कि 100 से ही आप उसको देखो ना, कि 100 दिया है तो 60 रुपये बढ़े हैं। ठीक है, तो बढ़ा कितना है, 60%। 100% नहीं, 60% बढ़ा है। ठीक है ना, तो बस डाटा मैनिपुलेट किया जा रहा है, बस ये भी एक पॉइंट है। ठीक है, अगला है कि इज इम्यूनिटी फॉर द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर एब्सोल्यूट। ठीक है, तो एक जो केस है वो ये है कि बंगाल के जो गवर्नर हैं, ठीक है, और राजभवन में एक जो एम्प्लॉय थी, उन्होंने जो है के फाइल कर दिया केस। ठीक है, हैरेसमेंट का, सेक्सुअल हैरेसमेंट का। ठीक है, अब हुआ ये कि क्योंकि गवर्नर हैं वो, ठीक है, तो कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो उन पे हो नहीं सकता है। अब आर्टिकल 361 ये बोलता है कि जो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आर नॉट आंसरेबल टू, सॉरी ये देखो, ये प्रॉपर जो ये बोल रहा है, अंडर आर्टिकल 361 टू द प्रेसिडेंट गवर्नर वाइल इन ऑफिस फॉर क्रिमिनल प्रोसीडिंग। ठीक है, ये नहीं किया जा सकता, इम्यूनिटी है क्रिमिनल प्रोसीडिंग से। ठीक है, तो ये जो बोल रही हैं मैम, ये बोल रही हैं कि मैं अभी इतना इंतज़ार नहीं कर सकती कि जब ये आदमी जो है वो गवर्नर से के पोस्ट से उतर जाए तब ये क्रिमिनल केस जो है वो फोर्स में आए। ठीक है, अब फिर उन्होंने केस फाइल कर दिया। अब ये देख रही हैं कि अब ये कोर्ट ये देख रही है, ठीक है, थ्री बेंच, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ का भी है। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि क्या ये इम्यूनिटी, ये किंग कैन डू नो रॉन्ग इस पे है।
ठीक है, कि राजा जो है कोई गलती नहीं कर सकता है, ये है। पर मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। देखिए कोई भी पोस्ट का एक पवित्रता होता है ना, सैंक्टिटी होता है कोई भी पोस्ट का। उस पोस्ट की रक्षा के लिए 361 है मेरे हिसाब से, है ना। उस आदमी के प्रोटेक्शन के लिए नहीं है। वो आदमी को नहीं प्रोटेक्ट कर रहा है, उस पोस्ट की गरिमा को प्रोटेक्ट करने के लिए है। आपका आपका क्या थिंकिंग है, आप बताना, ठीक है। तो यही आर्टिकल है, इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि आप ये आर्टिकल बस याद रखो बस, और कुछ नहीं। इम्यूनिटी का जो है प्रेसिडेंट और गवर्नर का आर्टिकल 361 लिख लेना कहीं, ठीक है। इंडिया कमिटेड टू एफटीए विथ द यूके सेज मोदी, ठीक है। अब आपको पता है हजारों सालों से, हजारों सालों, माफ़ी चाहता हूँ, मजाक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बहुत साल से, लगभग 10-15 साल से, ठीक है ना, ब्रिटेन और इंडिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एकदम बात चल रहा है, बात चल ही रहा है, चलते ही जा रहा है बात। कोई डिसीजन पे नहीं आ रहा। इशू क्या है, देखिए, इशू क्या है कि ये बोलते हैं ना कि स्कॉच विस्की जो टैरिफ कम करिए और हमारे ऑटोमोबाइल गाड़ी उड़ी का कम करिए, ठीक है। और ये बोलते हैं ना कि हमारे प्रोडक्ट का जो इंडियन प्रोडक्ट है उसको मार्केट में आने दो ब्रिटेन के, उस पर टैरिफ मत लगाओ, उस पर बहुत सारे जो साइटो जो सैनिटरी जो मेजर्स हैं, ठीक है, वो सारे मत लगाओ, ठीक है। और इनको प्रॉब्लम है कि बहुत सारे इंडियन यहाँ नहीं आने चाहिए, ठीक है, स्टूडेंट हो या एक नौकरी के लिए हो, मूवमेंट नहीं होना चाहिए, माइग्रेशन नहीं होना चाहिए। और इनका है कि नहीं, हमारे पास तो सर्विस सेक्टर के बहुत लोग हैं, वो मूव नहीं करेंगे तो उनको कैसे, वो कैसे काम करेंगे, ठीक है ना, वो कैसे जो है अपना जो है कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, अर्निंग अच्छा कर पाएंगे, है ना। तो ये सारे इशू है, तो बस यही पे चल रहा है बात, चलते जा रहा है, कोई अग्रीमेंट ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अगला न्यूज़ है कि नो प्रोग्रेस ऑन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एक्सपेंशन, ठीक है। अब ये बात ये हो गई है कि ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है, ये इसका रिफॉर्म होने के लिए ना एक जो है मीटिंग होने वाली है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, समिट ऑफ द फ्यूचर, समिट ऑफ द फ्यूचर, ठीक है। तो ये रिफॉर्म से रिलेटेड है। ये मैम जो है ये गई हुई थी, ये फॉर्मर जो है यूएन रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। ये रुचिका कंबोज नाम है इनका, ठीक है, इंडियन फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर टू यूएन। तो ये बता रही हैं, ठीक है। आपको तो पता है, देखो प्रीलिम्स के लिए क्या है, याद रखो कि G4 है। G4 जो है वो परमानेंट वो सीट चाहता है यूएनएससी में, ठीक है। G4 में कौन कौन आता है, इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, ये सब बड़े बड़े इकोनॉमी हैं, पावरफुल कंट्रीज हैं अब, है ना। अब ब्रिटेन कहाँ से पावरफुल रह गया है है ना। ब्रिटेन कहाँ से पावरफुल है, ठीक है। रशिया कहाँ से पावरफुल है, ठीक है। फ्रांस कहाँ से पावरफुल है कि उनको अभी तक सीट मिला और रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो ये बात है बस, और कुछ भी नहीं है। अगला जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकता है, ठीक है, वो ये है कि ग्रासलैंड, कच्छ के ग्रासलैंड में चीता को होस्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, ये बानी ग्रासलैंड नाम है इसका, बानी ग्रासलैंड। इस ग्रासलैंड में देखिए जो है ये बड़ा कितना है, ठीक है, ये 3500 स्क्वायर किलोमीटर जितना बड़ा है। 3500 स्क्वायर किलोमीटर, बहुत बड़ा, सबसे ये मेरे ख्याल से एशिया का सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है, ग्रासलैंड, ठीक है। पर यहाँ पे इशू क्या है, यहाँ पे तो खुला मैदान है और यहाँ पे चिकारा और ब्लैकबक के पॉपुलेशन भी है, पर बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ना चीताज को बहुत इशू हो सकता है यहाँ पे, है ना। वो जो है अब उसकी उनकी सर्वाइवल जो है जियोपर्डाइज हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक बड़ा बात है यहाँ पे। अगला जो कंसीडर किया जा रहा है, वो किया जा रहा है कहाँ, वो किया जा रहा है गांधी सागर में। ये जो है ये एमपी में है, गांधी सागर, ठीक है। तो आप याद रखो, जो ग्रासलैंड क्या है नाम है, बानी ग्रासलैंड, ये कच्छ में है, ठीक है, बानी ग्रासलैंड, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे, ग्रासलैंड से ले लेते हैं। ग्रासलैंड इन इंडिया आर प्राइमरली फाउंड इन हिमालय रीजन एंड वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। आप बताओ ऐसा है क्या। आपने अगर मैप देखा है, अब मुझे तो लग रहा है कि आपने देखा ही होगा, आप वीडियो देख रहे हो तो आपने देखा ही होगा, हिमालय रीजन, ठीक है। हिमालय रीजन में कहाँ है ग्रासलैंड, पहाड़ में कहाँ ग्रासलैंड हो सकता है, नहीं है, हो सकता। वेस्टर्न घाट कहाँ है ना, वेस्टर्न घाट ये पूरा पहाड़ है, इसमें वेस्टर्न ये हो सकता है, ग्रासलैंड नहीं हो सकता, तो ये तो गलत है। हाँ, अगला देखते हैं। द मेजर टाइप ऑफ ग्रासलैंड इन इंडिया इंक्लूड द तेराई ग्रासलैंड, भाबर ग्रासलैंड एंड डेकन प्लेटू ग्रासलैंड, ठीक है। तो ये अगर इंडिया है तो ये तो देखिए, और ये मान लो कि नॉर्थ है, नॉर्थ इंडिया है, ठीक है।
तो नॉर्थ इंडिया में जो प्लेन्स हैं, पहाड़ के नीचे वाला प्लेन्स, तो उसको तो कहते हैं क्या, तेराई ग्रासलैंड, तेराई। ठीक है, तेराई, जहाँ पे पानी भी रहता है, पानी रहता है ना, सीप होके पहाड़ों से जो पानी आता है ना, वो इमर्ज होता है यहाँ पे तेराई रीजन में। ठीक है, दलदल आप समझ लो, वैसा दलदल नहीं, मतलब पानी रहता है और वहाँ पे वेजिटेशन बहुत है। ठीक है, और अगला है भाभर रीजन। भाभर रीजन वही, ठीक है, भाभर रीजन क्या, जो जो ये जो कण है मिट्टी के, वो ये छोटे छोटे होते हैं, ठीक है ना। भाभर जो है वो होता है नया अलुवियल सॉइल, है ना। तो उस पे जो फॉरेस्ट होती है, वेजिटेशन होता है, उसको कहते हैं भाबर ग्रासलैंड। ठीक है, और डेकन प्लेटू तो आपको पता है, डेकन प्लेटू कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, डेकन प्लेटू, प्लेटू है एक महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र एमपी, ठीक है, बॉर्डर एरियाज में, ठीक है, टोटल। तो वो जो है ग्रासलैंड है। ठीक है, वहीं तो कूनो नेशनल पार्क है, जहाँ पे पहले चीता रखे गए हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, और अगला देखिए क्या है, ग्रासलैंड प्ले ए क्रूशियल रोल इन सपोर्टिंग बायोडाइवर्सिटी एंड प्रोवाइडिंग ग्रेजिंग ग्राउंड्स फॉर लाइफ स्टॉक। तो हाँ, ये तो सही है, तो आंसर क्या होगा, 2 और 3 सही है। अगला, हाँ, अब देखते हैं हम लोग क्या, बानी ग्रासलैंड से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो बानी ग्रासलैंड इज लोकेटेड इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात एंड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रासलैंड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो हाँ, ये सही है एकदम। ठीक है, grassland is primarily characterized by the dominance of invasive Prosopis juliflora species। हाँ, ये सही है, हम मतलब आगे देखेंगे हम। ठीक है, कि वो वो जो स्पीसीज है वो कैसे दिखती है। ठीक है, थर्ड, Bani grassland is home to a significant population of the Maldari community who are traditionally associated with livestock rearing। हाँ, वो जो पालन करते हैं, ठीक है, पशुपालन करते हैं, वो ट्राइबल पीपल जो है वहाँ रहते हैं। ठीक है, फोर्थ जो है, रीजन हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज अ पोटेंशियल हैबिटेट फॉर द री इंट्रोडक्शन ऑफ चीताज इन इंडिया। तो हाँ, ये सही है, वो तो सोचा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सभी डी, 1 2 3 4। ठीक है, ये देखिए बानी ग्रासलैंड यहाँ इतना बड़ा है, एशिया का सबसे बड़ा ग्रासलैंड है, इंडिया का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा ग्रासलैंड है। ठीक है, तो ये है मालधारी कम्युनिटी के लोग, देखिए कपड़ा देखो, ठीक है, राजस्थानी गुजराती ही लग रहे हैं, गुजराती हैं ही तो लगेंगे नहीं। और कैटल से देखो कितने प्यारे प्यारे कैटल्स हैं, है ना। और ये है वो जो वेजिटेशन है, ठीक है, प्रोपीज जूली फ्लोरा स्पीसी। आपने ये देखा होगा राजस्थान और गुजरात में, ये अंग्रेजों का दिया ही हुआ है। ये एरिड रीजन को जो है ना, इसमें प्लांटेशन के लिए 1800s में अंग्रेज लेके आए थे। अब ये पूरा इन्वेसिव हो गया है, ठीक है, पूरा कवर कर लिया है। और ये लोकल वेजिटेशन को तो हार्म कर रहा है ना, जो वहाँ के लोग, वहाँ के जो जानवर है वो खाते थे। ठीक है, अगला देखिए ये है कि ICMR रेडी टू ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी ऑफ अ ब्रेक थ्रू TB डिटेक्शन सिस्टम। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है ना, इन्होंने जो है एक जो है टेक्नोलॉजी जो टीबी को डिटेक्ट करता है, वो जो है डेवलप की है। ठीक है, और ये दरअसल ये स्प्रेड कर रहे हैं, ICMR जो है ना, ये टेक्नोलॉजी एक्चुअली डेवलप जो किया गया है ना, वो डिब्रूगढ़ में, ये इसका नाम है रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर डिब्रूगढ़। ठीक है, यहाँ किया गया है। ये वर्ल्ड का सबसे सस्ता टीबी डिटेक्ट करने वाला जो है सिस्टम है। ठीक है, अब इसने किसने किया है, क्या किया है, वो नहीं देखो। अब ये देखो टेक्नोलॉजी कौन सा यूज़ करती है, ये क्रिस्पर ही टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, जीन एडिटिंग टूल दैट अलाउ प्रिसाइज मॉडिफिकेशन ऑफ DNA सीक्वेंस। तो ये ना सलाइवा से DNA निकाल के, ठीक है, ये बता देती है कि ये TB है कि नहीं है। ठीक है, ये है। अब हम देखेंगे क्रिस्पर टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन, इसका एप्लीकेशन पे कि कहाँ कहाँ यूटिलाइज होता है। ठीक है, डेवलपिंग अ डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप। ठीक है, तो आपको पता है जीन जो DNA में होता है, जीन, तो जीन ये जो है एडिट करता है ये टेक्नोलॉजी, ये काट के निकाल दिया, ठीक है, और दूसरा जीन लगा दिया। ठीक है, सेम सेल का, ये नहीं कि बाहर के दूसरे कोई सेल का लगा रहे हैं, नहीं, सेम सेल का ही DNA। ठीक है,
जीन थेरेपी फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर इन ह्यूमंस, हाँ ये तो है, ठीक करता है। क्रिएटिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, हाँ ठीक है। एंड इनहेंसिंग द इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेस, हाँ आजकल टेक्नोलॉजी कुछ भी कर सकता है, ठीक है। अब आप जान गए आप क्रिस्पर टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है। सेम स्पीसीज में जीन एडिट कर सकते हो आप, सेम स्पीसीज मतलब ह्यूमन का डीएनए रहेगा तो ह्यूमन का डीएनए लग सकता है एडिट करके, ठीक है। ह्यूमन के डीएनए में कोई आप वो नहीं लगा सकते, पिग का लगा दिया या किसी मंकी का लगा दिया है ना, रैट का लगा दिया, ऐसा नहीं कर सकते, सेम स्पीसीज में सिर्फ। हाँ अगला देखिए क्या है, कीव सीक कॉमन ग्राउंड फॉर विथ चाइना ऑन एंडिंग रशिया वार, तो ये है दिमित्रो कुलेबा, ये है फॉरेन मिनिस्टर यूक्रेन के, तो ये गए हुए हैं चाइना, चाइना गए हुए हैं जिन ये गुआंजाओ, गुआंजाओ, ठीक है। ये मिलने किससे, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर के वांगी, ठीक है, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से। तो आप देख रहे हो ये चाइना का जो पॉलिसी है, एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ मेंस में, ठीक है। ये है, इसका नाम क्या है, चाइना ड्रीम, चाइना ड्रीम। तो चाइना का ड्रीम क्या है, चाइना का ड्रीम है ये सुपर पावर बनना। तो आप देख रहे हैं ये फतह, कल हमने देखा था फतह, और जो ये हमास है जो गाजा में जो जो मिलिटेंट ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है जो रजिस्ट कर रही है इसराइल को, ठीक है, उनका ये समझौता करा रहा है फतह और हमास का, करा रहा है कौन, चाइना, कि आप लोग साथ में मिल के लड़ो या साथ में मिल के और मैनेज करो गाजा स्ट्रिप को, ठीक है। और अभी देखो यूक्रेन के मिनिस्टर मिलने गए हैं चाइना से, सोचो कितना बड़ा बात है ना। अगर इंटरनेशनल रिलेशन में आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो सोचो बहुत बड़ा बात है, ठीक है। अब हम देखेंगे चाइना से रिलेटेड एक क्वेश्चन ज्योग्राफी का। आप बताओ कि चाइना का कौन कौन सा बॉर्डर जो है लगता है कौन कौन सा कंट्रीज के साथ, ठीक है। आपको पता है भूटान का लगेगा, ठीक है, नेपाल का लगेगा, पाकिस्तान का लगेगा, ठीक है, रशिया का भी लगेगा, और आप बताओ अफगानिस्तान का लगता है, हाँ लगता है, तजाकिस्तान, ठीक है, लगता है ताजिकिस्तान का भी लगता है, ठीक है। हम चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं चाइना का। देखिए बॉर्डर किस किस से लग रहा है, पहले तो लग रहा है साउथ कोरिया, ये नॉर्थ कोरिया से, ठीक है। फिर दूसरा लग रहा है मंगोलिया से, फिर तीसरा लग रहा है रशिया से, फिर देखिए कजाकिस्तान से लग रहा है, फिर किर्गिस्तान से लग रहा है, फिर ताजिकिस्तान से लग रहा है, फिर पाकिस्तान से लग रहा है, ठीक है। फिर इंडिया से तो लगता ही है, नेपाल से लग रहा है, ठीक है, बांग्लादेश से लग रहा है, सॉरी बांग्लादेश से नहीं लग रहा, म्यांमार से लग रहा है, ठीक है। फिर लग रहा है कि लाओस से, वियतनाम से, ठीक है, इतने सारे से लग रहा है। आपको ये दिख नहीं रहा होगा, ये तजाकिस्तान है, पाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ठीक है। हाँ अगला जो देखिए क्या है, अगला हम देखेंगे यूक्रेन का बॉर्डर किस किस से लगता है, ठीक है। पहला तो रशिया है, दूसरा है बेलारूस, बहुत अच्छी जगह है, ठीक है, तीसरा है पोलैंड, ठीक है, ये फिर है स्लोवाकिया, फिर है हंगरी, फिर है रोमानिया, फिर है माल्डोवा, और ये है क्रीमिया, देखिए सेवेस्टोपोल, यही है एक मात्र पोर्ट जो ये ब्लैक सी जो है ना, जो रसिया जिसको चाहता है, ठीक है, ब्लैक सी में ओपन होता है। तो ये हमने देख लिया कि कौन कौन से जो कंट्रीज़ हैं यूक्रेन के बॉर्डर कंट्रीज़ हैं, नेबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना, थैंक यू आपने इतना देखा इस वीडियो को, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ नया सीखा होगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, और मिलते हैं हम लोग कल, कल के जो है न्यूज़पेपर एनालिसिस में। थैंक यू।